मित्रों, आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस विषय की शुरुआत मैं अल्लामा इकबाल के कविता की इन पंक्तियों से करूँगा। वतन की फ़िक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तान भी नहीं होगी दुनिया के दास्तानों में। अभी हम कोरोना की महामारी से जूझ ही रहे थे, आर्थिक गतिविधियां सब ठप हो गई थी। ऐसे में ही चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश की। लद्दाख जिसको हमने अभी गत वर्ष ही यूनियन टेरिटरी बोल के डिक्लेयर किया है, उसका क्षेत्र है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और उसकी पॉपुलेशन केवल 2.25 लाख है। इसको हिमालयन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यहाँ पे कोई कृषि नहीं होती, कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, बस्ती भी कम है, लेकिन इसकी रणनीतिक जो महत्व है वो अत्यधिक है। ये ऐसी जगह बसा हुआ है जहाँ से चीन को अक्साई चीन, जो उसने 1950 में जो हासिल कर लिया था और 1962 में और ज़्यादा अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, वो अक्साई चीन के द्वारा तिब्बत से शिनजियांग प्रांत में जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए। सिर्फ शिनजियांग प्रांत में जाने के लिए रास्ता ही चाहिए, इतना ही नहीं, बल्कि उसको यूरोप और अफ्रीका के साथ जो उसका व्यापार है वो व्यापार करने के लिए भी उसको एक पर्यायी रास्ता चाहिए। उसके पास आज ये व्यापार करने के लिए जो रास्ता है वो मलक्का स्ट्रेट नाम की मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की एक बहुत ही नैरो खाई से होकर गुजरता है। अगर साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह और भारत होस्टाइल होते हैं तो चीन का ये रास्ता बंद किया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इस स्थिति में उसको पर्यायी रास्ता चाहिए, इसलिए उसके पास ये अक्साई चीन में से जाने का रास्ता ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन, अगर ये कहा जाता है कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है, तो वास्तविकता ये भी है कि ये चीन भी जो 1962 का चीन नहीं है। चीन आर्थिक दृष्टि से, मिलिट्री दृष्टि से हमसे बहुत आगे है, ये सच है, लेकिन जब हमारे सार्वभौमत्व और अखंडता पे जो आंच आती है तो हमारे पास युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। वैसे युद्ध की विभीषिका बहुत भयंकर होती है। दूसरे विश्व युद्ध का अगर मैं उदाहरण दूं तो दूसरे विश्व युद्ध में 8 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इन 8 लाख में से केवल 3 लाख ही सैनिक थे। बचे हुए 3 लाख सिविलियन कैजुअलिटीज थी जो बमबारी में जो है मारी गई। वारसा, पेरिस, बर्लिन, लंदन, मॉस्को, ये शहर जो है आधे से ज़्यादा नेस्तनाबूद हो गए थे। 3 करोड़ जो सिविलियन कैजुअलिटीज और 3 करोड़ जो सैनिक कैजुअलिटीज के अलावा जो 2 करोड़ लोग मारे गए हैं वो जीनोसाइड में या भूखमरी में मारे गए। जीनोसाइड जिसमें जो यहूदियों का यानी जूस का होलोकॉस्ट हुआ है, और भूखमरी के लिए एक उदाहरण है कि बंगाल में 1943 में जो भूखमरी हुई थी जिसमें करीब 20 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई, उसकी वजह ये थी कि सारी अनाज की रसद और सारा ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री एड के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था और वो लोकल पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं हो सका। ये सारी विभीषिकाएं देखते हुए भी जब हमारे सार्वभौमत्व और अखंडता का प्रश्न उठता है तो हमें हर परिस्थिति के लिए सावधान रहना चाहिए। युद्ध होता है तो युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं होता, युद्ध उस देश के हर घर में लड़ा जाता है। सेना से जनरलों की जो वॉर रूम में लड़ा जाता है और इसके लिए सभी को त्याग करने की आवश्यकता होती है। मैं अगर उदाहरण दूं वियतनाम का, जो एक छोटा सा 5-6 करोड़ का देश है, आज भले ही उसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ हो, लेकिन 1954 में
जब फ्रांस वहाँ से कॉलोनी के रूप में निकलना चाहता था, उस वक्त अमेरिका वहाँ घुस गया, ये कहते हुए कि हमको कम्युनिज्म को के विस्तारवाद को रोकना है। कम्युनिज्म, चीन और रशिया वियतनाम को कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे। 20 साल तक वियतनाम जैसा छोटा देश संघर्ष करता रहा, गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए 10 बाय 10 के खंदक में उनके उनके वहाँ के निवासियों ने अपनी जिंदगी बिता दी, और 20 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका को वहाँ से वापस लौटना पड़ा। इसमें करीब करीब 20 लाख वियतनामीज और 60,000 अमेरिकन सैनिकों की मृत्यु हुई। इसके बावजूद जब जो युद्ध समाप्त होने आ रहा था, चीन और रशिया ने वियतनाम पे कब्जा करने की कोशिश की, कंबोडिया और लाओस के द्वारा, और ये चाहा कि वियतनाम में हम अपनी पसंद की कोई सरकार वहाँ करा दें। लेकिन वियतनाम को सलाम करना चाहिए कि वियतनाम में यह नहीं होने दिया, और आज वियतनाम एक बहुत ही प्रसिद्ध डेवलपिंग कंट्री बोल के आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि आज पेंडेमिक के ज़माने में जब सारी दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियां बहुत धीमी चल रही हैं और माइनस ग्रोथ है, वहाँ पे वियतनाम ही केवल एक ऐसा देश है जिसकी आज भी पॉजिटिव 3% ग्रोथ वहाँ चल रही है। ये मैंने इसलिए बताया कि हमें क्या करना है। हमें एक संग रहना है, हमें अपने छोटे मोटे मतभेद भुला देने हैं, और पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़ा होकर इस पेंडेमिक को, कोरोना वायरस को भी हराना है और चीन के घुसपैठ को भी हराना है। ये हम कर सकते हैं। 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में, 1972, 1999 के युद्ध में हमने एक संघ राष्ट्र के हिसाब से खड़े होकर ये कर दिखाया है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना त्याग किया, नेशनल डिफेंस फंड को जो ये दिया, अपना डोनेशन दिया। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में हमारे पास जब अन्न धान्य की कमी थी, उस वक्त ये आह्वान किया कि हर सोमवार को शाम का खाना हम जो छोड़ दें, तो इतना बड़ा देश, पूरा देश जो है मान गया, और हमने उस वक्त का खाना छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि हमें क्षमता है, हम कर सकते हैं। और एक मैं बात कहूँगा कि राजनेताओं पे हम बहुत ज़्यादा विसंबित न हो। आजकल अधिकतर राजनेताओं का कद बहुत छोटा हो गया है, हमें ही करना है। हम राजा हैं। मराठी में कहते हैं कि राजा जागा रहा रात्र वैरेची आहे। यहाँ राजा हम हैं, हम नागरिक, सारे देश के पूरे 137 करोड़ लोग। ये इनको जागृत रहना है, इनको अपने मतभेद भुलाने हैं, इनको त्याग करना है। फॉर्चुनेटली पैंडेमिक के दरमियान हमारे ये समझ में आ गया है कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम है, हम कम ज़रूरत पे भी रह सकते हैं, और ये सब तारा त्याग हमको करना है। हम कर सकते हैं, हमने किया है हमेशा, ये हमारी क्षमता है। ये क्षमता का एहसास दिलाने के लिए ही मैंने ये बात आपसे की है। और इस बात का समापन भी इकबाल के ही एक कविता के इन पंक्तियों से मैं करना चाहूँगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जय हिंद।